नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष आज दौरे पर आ रहे हैं। बीएल संतोष की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री भी बुलाए गए हैं। साथ ही यूपी की सियासत को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी मुख्यालय पर बीएल संतोष हाई लेवल बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे के आसपास बैठक शुरू होगी और इस बैठक में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी के तीनों सह प्रभारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक के बाद में सीएम आवास पर यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी आयोजित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चंद्रसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रसेन, जिस तरीके के कह सकते हैं कि पाक पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी कि वाकई ही मंत्रिमंडल में विस्तार यहां पर हो सकता है। आज की अगर हम बात करें तो आज 2 बैठकें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे इस दौरान क्या कुछ सुगबुगाहट चल रही है और जो 2 बैठक होने वाली है इसमें क्या कुछ खास रहने की उम्मीद? के लिए ही जाने जाते हैं। वो बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में वो माहिर माने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव उसको लेकर बेहद गंभीर है और केंद्रीय नेतृत्व संजीदा हो गया है। इसीलिए और वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गया है और उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक भी, अटकलें भी चल रही हैं। इसी को लेकर कि ये 2 बड़े पदाधिकारियों की आज मीटिंग है जो 2022 की तैयारियों का खाका खींचेंगे। देखिए, पार्टी सूत्र ये भी बताते हैं कि पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है बहुत गंभीर है, क्योंकि सबने भारतीय जनता पार्टी की हालत देखी है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बढ़त ली है उसको लेकर के भाजपा में हलचल मची हुई है। इसीलिए केंद्रीय जो नेतृत्व है बहुत संजीदा है कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतकर गांव में फिर से माहौल बनाने का इनको लक्ष्य दिया गया है और ये भी कहा गया है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसकी तैयारी के लिए अभी से जुटना होगा। संगठन के कार्यक्रम के जरिए विधानसभा चुनाव जो होंगे उनकी तैयारियों का रोड मैप भी तैयार करने के लिए इनसे कहा गया है। जी, जिस तरीके से चंद्रसेन आपने बताया कि वाकई ही तमाम तैयारियां यहां पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अभी से खाका यहां पर तैयार किया जा रहा है। चंद्रसेन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी जी। तो कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अभी से तैयारियां यहां पर चलती हुई नजर आ रही है बीजेपी की। जी बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय का जो नेतृत्व है केंद्र का वो बिल्कुल संजीदा है इसके लिए। उसको जो उत्तर प्रदेश में जो उठापटक की भी बात हो रही है या जो परिवर्तन की बात हुई, वो इसीलिए हो रही है कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत के इनके रिजल्ट आए हैं उससे केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। केंद्र में बैठे लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसीलिए इन 2 बड़े नेताओं को यहाँ पर भेजा गया है कि वो स्थिति को समझें और उसके बाद आकलन करें। उसके बाद निष्कर्ष निकलने के बाद कि पार्टी तय करेगी कि कई नए लोग शामिल होंगे या किनके जो पद में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसकी काफी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से चंद्रसेन आपने बताया कि बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं, कुछ दिन पहले भी खबरें सामने आई थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 6 मंत्री पद जो हैं वो अभी खाली हैं। 3 की कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी, उसको लेकर भी काफी सियासत वहां पर चलती हुई नजर आ रही है और फेरबदल की बात लगातार यहां पर चलती नजर आ रही है। क्योंकि पंचायत चुनाव में भी आपने कहा जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन वहां पर था, तो आला कमान इस बात से खुश नहीं है। तो कह सकते हैं कि आज की बैठक में वाकई कुछ ऐसा फेरबदल देखने को मिल सकता है जिसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जहां पर कोविड में जिस तरह के भी हालात उत्तर प्रदेश में बने हैं, विपक्ष उनकी खामियां गिनाएगा। भारतीय जनता पार्टी उपलब्धियों की तस्वीर को जवाब देना है, तो इसलिए वो पूरी तैयारी में है कि विपक्ष जो आरोप लगाएगा उसका किस तरीके से जवाब देना है। क्योंकि सिर्फ 8 महीने का समय रह गया है उत्तर प्रदेश में चुनाव का, तो इसलिए केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश
कि जो संगठन के लोग हैं वो आगे आए हैं और लगातार वो अपने क्षेत्र के अध्यक्ष और महामंत्रियों को बुला करके उनसे बैठक भी कर रहे हैं। जैसे आज की भी जो बैठक करी गई है उनमें क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्रियों को बुलाया गया है। लगभग 6 क्षेत्रों से क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री इस बैठक में भाग लेंगे और 2022 में जो चुनाव हो उसकी तैयारियों का खाका खींचेंगे। चंद्रसेन, आपने बताया कि क्षेत्रीय अध्यक्षों को यहां पर बुलाया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और साथ ही ये कहा जाता है कि जब तक गांव से लोगों का सपोर्ट यहां पर किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आएगा तब तक वो ना तो सरकार बना सकती है और अगर सरकार बन भी जाए तो कह सकते हैं कि बिना लोगों के सपोर्ट के वो उतने सही तरीके से शासन यहां पर नहीं कर सकते। यही एक बड़ी वजह मान रहे हैं कि तमाम बड़े नेता तो शामिल होंगे लेकिन क्षेत्रीय अध्यक्षों को यहां पर बुलाया गया। वो वाकई जानना चाहते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है बीजेपी की। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जिस तरीके से पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसको लेकर के जितने भी बड़े नेता हैं या संगठन मंत्री हैं या अध्यक्ष हैं उनमें हलचल मची हुई है और जिस तरीके से परिणाम आए हैं उनको लेकर के चिंता का विषय भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष की बात करें या सदस्यों की बात करें वो समाजवादी की पार्टी की ओर रहे, लेकिन ये भी देखा जाता है प्रीति कि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत अच्छा आगे आती है, अच्छा वो उसका रिजल्ट देती है। लेकिन जब ये विधानसभा चुनाव की ओर आते हैं तो वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां से ये ग्राम पंचायत के जीत करके आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले अगर चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से बहुमत लेकर के आती है तो उस तरह का उसी बात के लिए इनका चिंता का होना स्वाभाविक भी है कि जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं और जब सरकार होती है तो काफी ज्यादा उसकी पार्टी के चांसेस होते हैं कि उसी के ग्राम पंचायत सदस्य और अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन इस बार के जो परिणाम आए वो वाकई में चिंता वाले हैं। इन्होंने इनके मत्थे पे बल डाल दिया है कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से रुझान समाजवादी पार्टी की ओर चला गया और एक बहुत ज्यादा मात्रा में उनके ग्राम प्रधान की बात करें, ग्राम प्रधान सदस्यों की बात करें और अध्यक्षों की बात करें तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और चंद्रसेन, सबसे बड़ी बात यह भी है जिस तरीके से अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पंचायत चुनाव जब हुए थे तो उस दौरान कह सकते हैं कि आखिरी चरण शायद बचा हुआ था। तब तमाम लोगों की ओर से कहा गया था कि कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका मेन कारण एक पंचायत चुनाव भी है। इस वजह से चुनाव को बंद करा दिया जाए, रोक दिया जाए या कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया जाए, लेकिन सरकार की ओर से सुना नहीं गया। कह सकते हैं उसका खामियाजा यहां पर सरकार को भुगतने को मिला है कि सरकार को अपनी हार यहां पर देखने को मिली। और एक बड़ी वजह यह भी मान सकते हैं आज की जो गांव में स्थिति बनी है बीजेपी को लेकर, इसलिए तमाम क्षेत्रीय अधिकारी को यहां पर बुलाया गया है और गांवों से ही अब यहां पर बीजेपी शुरुआत करती हुई नजर आएगी। जी प्रीति, देखिए बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को लगना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से गांव के लोग नाराज हैं उसका साफ साफ कारण भी है कि जो कोरोना संक्रमण जो चपेट में आए हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ का विषय है और ये इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को संकट में है, उनको दवाइयां नहीं मिली, उनको इंजेक्शन नहीं मिले, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए और मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। निश्चित तौर से इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। चलिए चंद्रसेन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें यूपी से हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दिल्ली में आज से कर्फ्यू में ढील भी दी जाएगी और आज यानी कि 31 मई से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती हुई नजर आएगी। अनलॉक की प्रक्रिया के पहले हफ्ते में फैक्ट्री और साथ ही कंस्ट्रक्शन को यहां पर निर्माण करने की परमिशन दे दी जाएगी। कह सकते हैं कोरोना के मामले में लगातार आ रही कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हालांकि दिल्ली मेट्रो इस हफ्ते भी पूरी तरीके से बंद रहेगी और साथ ही गैर जरूरी सेवाओं की बात करें तो वहां पर भी कर्फ्यू 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए पहले की तरह ही जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट और साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कामगारों और कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें भी आवाजाही के लिए ई पास लेने होंगे। कर्मचारियों और मजदूरों के लिए उनके कॉन्ट्रैक्टर, फैक्ट्री मालिकों को ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। साथ ही वर्क प्लेस पर केवल बिना लक्षण वाले श्रमिक कर्मचारियों को ही काम करने की परमिशन दी जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए एक तय संख्या में ही मजदूरों को, कामगारों को वहां पर काम करने की परमिशन दी जाएगी।
तो आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि आज से दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही दिल्ली में अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद दिल्ली में मौजूद है, किस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी हुई है। इतने दिनों से लोगों को काफी परेशानी का सामना प्रशांत करना पड़ रहा था, लेकिन आज जब लोगों को जैसे ये खबर लगी है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार की ओर से खोले जाएंगे, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थितियां? जी प्रीति, देखिए स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले जो आज एरिया खोले जा रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया है। उनमें 4 दीवारी के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट चला सकते हैं, वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकती है। तो ये एक विशेष चीज आज मिली है। बाकी जो प्रतिबंध है वो पहले की तरह लागू रहेंगे, चाहे मेट्रो बंद हो या अन्य चीजें हो। तो आप देखिए इनको लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो ये है कि श्रमिकों का सबसे कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। उसके अलावा जो नगर निगम इतनी सारी फैक्ट्रियों को, रोडों को सैनिटाइज कराया गया है जहाँ से ये वर्किंग एरिया रहेंगे। उन सबको तीनों एमसीडी ने शुरू कर दिया था, 2 दिन से लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने भी कल एक वर्चुअल बैठक ली थी और सभी डीसीपी को निर्देशित किया है कि जहाँ ज्यादा भीड़ होने की आशंका हो वहाँ के एसएसपी को विशेष रूप से ध्यान देने का आदेश दें और उसके अलावा विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं ज्यादा भीड़ न हो जाए, संक्रमण दोबारा न फैले। तो दिल्ली पुलिस भी आज विशेष रूप से इन एरियाज में गश्त करेगी जिससे कहीं ज्यादा भीड़ ना हो या कहीं कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन होता ना मिले। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी लेबर है उनके ऊपर डीएम की एक स्पेशल टीम है जो आकर उस पर निरीक्षण करेगी। इसके अलावा इनके लिए स्पेशल पास जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। तो आप देखिए लगातार इसको लेकर तैयारी चल रही है, लेकिन वहीं 2 केसेस को सामने आ रहे हैं। तो चाहे खेल को दिया है पहले से जो मॉल इनके पास प्रधानमंत्री में है काउंसिल से अच्छा हुआ है ये जाएगा। क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टेशन को नहीं खोला है, आपने मार्केट को नहीं खोला है, प्रोडक्शन आपने खोल दिया। प्रोडक्शन हो तो जाएगा लेकिन उसकी सप्लाई कहाँ की जाएगी? तो इसको लेकर व्यापारी मांग कर रहे हैं कि और सख्त गाइडलाइन बना दी जाए, लेकिन साथ ही साथ बाजार भी खोले जाए जिससे कि माल की बिक्री शुरू हो, व्यापारियों को राहत मिले। इससे राहत मिली है लेकिन श्रमिक पक्ष को राहत मिली है क्योंकि वो आ जा सकता है, उसकी रोजी रोटी पे से संकट हट गया है। लेकिन जो प्रोडक्शन होगा वो सामान कहाँ जाएगा ये चिंता का विषय बना हुआ है। जी प्रीति। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि अधिकतर ये देखने को मिलता है पिछले काफी दिनों की अगर बात करें, जब भी लॉकडाउन लगा है, जिस तरीके से आपने भी चिंता जताई है कि वाकई व्यापारी इस बात को लेकर काफी परेशान है कि अगर सामान वहां पर बना भी लिया जाता है तो उसके बाद में उसे बेचा कहां पर जाएगा। और दूसरा सवाल ये भी निकलकर सामने आता है, जब भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई है, व्यापारियों में हमेशा आक्रोश देखने को मिला है। उनका यह मानना है कि सरकार एक सीमा तय नहीं करती, एक गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं करती कि व्यापारी अपना सामान भी यहाँ पर बेच सके और इजिली जिन लोगों को अपना बहुत सारे सामान खरीदने के लिए जो हर दिन लोग बाहर निकलते हैं वो भी एक तय सीमा के अनुसार वहां पर सामान खरीद सके। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ये बड़ी अड़चन देखने को मिल रही है फिलहाल प्रशांत। जी प्रीति, बिल्कुल। देखिए आपने फैक्ट्रियां खोल दी, कंस्ट्रक्शन का काम खोल दिया, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो नियम आपने यहाँ बनाए थे सैनिटाइजेशन का हो तो सैनिटाइजेशन आप मार्केट में भी कर सकते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट है वो अपने श्रमिकों में कर रहे हैं तो बाजार में भी हो सकता है। उसके अलावा गाइडलाइन की पालना कराने के लिए चाहे डीएम की सुपरविजन कमेटी हो चाहे पुलिस के टीम हो तो ये चीजें मार्केट में भी घूम सकती हैं। तो व्यापारियों की ये लगातार मांग है और आप देखिए आम आदमी पार्टी और भाजपा इसको लेकर भी ताकत करती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमने उपराज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा था लेकिन उपराज्यपाल ने मना कर दिया। अगर भाजपा इसमें सच्चे में व्यापारियों का हित चाहिए तो वो उपराज्यपाल से मांग करे। वही भाजपा कहती है कि एक राज्य सरकार का काम है उसे करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लेकिन व्यापारी वर्ग इससे परेशान है, आम जो मध्यम वर्ग है वो इससे परेशान है। क्योंकि देखिए आप जो गरीब तबका है, निचला वर्ग है जिसे हम निम्न श्रेणी में मानते हैं, वो मजदूरी करता है, उसके लिए मार्ग खुल गया है। उसके लिए सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है जो अपनी छोटी दुकान करता है या रेंट पे कुछ लेके कर रहा है उसके लिए कोई रास्ता अभी नहीं खुला है और ना उसके लिए कोई रास्ता किए जा रहे हैं। तो लगातार ये मांग की जा रही है कि सरकार से और सख्त गाइडलाइन बनाए, कुछ और नियम बनाए, लेकिन बाजारों को भी धीरे धीरे अब खोले। क्योंकि आप देखिए दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी नीचे चली गई है। केसेज 1000 से भी कम आ रहे हैं पर डे
तो लोगों की डिमांड है कि अब वापस दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मध्यम श्रेणी को भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। जी प्रीति। प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एरियाज जो हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो कुछ जगहों पर कंटेनमेंट जोन उन्हें घोषित कर दिया गया है, वहां पर लगातार सरकार जो है तमाम गाइडलाइंस का पालन करवा रही है और साथ ही किसी की भी आवाजाही पूरी तरीके से रोकती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मध्यम वर्ग लोग जो है उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार को राजनीति ना करके कुछ ऐसे एरियाज डिसाइड कर देने चाहिए जहां पर वाकई लगता है कि कोरोना के मामले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक दो मामले अगर निकलकर भी सामने आए हैं तो लोग वहां पर अब पूरी तरीके से सही होकर अपने घरों में आ गए हैं। तो ऐसे एरियाज यहां पर सरकार को चिन्हित करने चाहिए, उसके बाद में उन्हें खोलने की परमिशन देनी चाहिए। जी प्रीति, देखिए चाहे गृह मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, इसकी गाइडलाइन है कि जहाँ पे ज्यादा केसेज हैं उसे आप कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां पर विशेष निगरानी करेंगे। तो जहाँ ऐसे केसेज आ जाएंगे तो वहाँ आप खोल भी नहीं सकते हैं चाहे भी, चाहे वो रेजिडेंशियल इलाका हो चाहे वर्किंग एरियाज। तो आपको ये तो वहां ध्यान रखना ही होगा। लेकिन देखिए लोगों के बिहेवियर में भी काफी अंतर है। दूसरी लहर के बाद लोगों ने समझना शुरू किया है कोरोना जाता नहीं है, रिपीट भी हो सकता है, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है। तो सरकार भी उस पर विशेष निगरानी कर सकती है। और जो कंटेनमेंट जोन की बात है तो ऐसे आप बना के एरिया चिन्हित कर सकते हैं इसमें ज्यादा खतरा है या ज्यादा भीड़ का है। और जैसे जहाँ पे वर्किंग एरिया है वहाँ पे भी श्रमिक काफी संख्या में कई जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको लेकर भी जब ऐसा सुबह विजिलेंस की टीम निकली हुई है और लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रही है, क्योंकि कई एरिया जैसे होते हैं जहाँ पे असंगठित श्रमिक खड़े होते हैं और वहां से अपनी फैक्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए लेके जाते हैं लोग, तो उसका आप दूरी बना सकते हैं। ऐसे बाजार में भी व्यापारी वर्ग की एक कमेटी बना सकता है, प्रशासन के सहयोग से समिति का निर्माण हो सकता है कि मार्केट में उनको सामान दिया जाएगा तो मास्क लगा के आएगा, दूरी के साथ सामान दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाएगी। तो ऐसे कुछ कड़े नियम बनाए जा सकते हैं और ये आज के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए भी आवश्यक है कि लोगों में भी सुधार हो और प्रशासन भी ऐसे नियम बनाए जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर को भी रोका जा सके। मामले जिस तरीके से धीरे धीरे दिल्ली में प्रशांत कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये एक पहल जो की गई है या सरकार की ओर से राजनीति से ऊपर उठ के ये शुरुआत की गई है कि तमाम जो मजदूर वर्ग हैं वो काफी दिनों से अपने घर में रुके हुए थे, वो अपनी कमाई नहीं कर पा रहे थे, उनके घर वाले काफी परेशान हो रहे थे। उसके लिए कह सकते हैं कि सरकार ने मामले अब देखे हैं कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये पहल करी है, कुछ चीजें यहाँ पर अनलॉक करने की सरकार की ओर से सोचा गया है। कह सकते हैं ये अगर सही तरीके से कामकाज करता हुआ नजर आया, तमाम चीजें जो अनलॉक की गई है इनमें गाइडलाइंस का पालन किया गया, कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं प्रशांत की दिल्ली में कुछ एरियाज ऐसे भी है जहां पर मध्यम वर्ग लोग जो हैं उन्हें भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। देखिए प्रीति, उम्मीद यही है कि मध्यम वर्ग के लिए चाहे वो छोटे बाजार खुलने हो, साप्ताहिक बाजार खुलने हो या मेट्रो का संचालन होना हो, ये सबसे बड़ी मांग है। बिल्कुल दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट 36% तक पहुंच गई, अब 1% के आसपास आ गई है। अब देखिए जो मरीज 30,000 के आसपास पर डे दिल्ली में मिल रहे थे, बेडों की, दवाओं की, ऑक्सीजन की, आईसीयू की, सब चीजों की कमी हो गई थी, वो घटकर अवेलेबल हो गए। 30,000 की जगह अब 1,000 के आसपास मरीज आने लगे हैं पर डे के। तो निश्चित रूप से आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है और उम्मीद की जा रही है आंकड़े और घटते जाएंगे। और अगर ये 7 जून तक जो लॉकडाउन लगाया गया तो उस दौरान आंकड़ों में कमी देखी जाती है तो निश्चित रूप से और छूट मिलने की संभावना है। लेकिन अगर लोगों ने गाइडलाइन की पालना नहीं की तो बिल्कुल प्रशांत। चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच में केंद्र सरकार ने इसकी खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों ने रविवार को यह बताया है कि केंद्र सरकार जुलाई के आखिरी तक वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी और इसके बाद में अगस्त सितंबर में 30 करोड़ डोज खरीदी जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जून में सरकार को इसके 10 करोड़ डोज दे देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र में एसआईआई ने यह कहा है कि उसके कर्मचारी कई चुनौतियों के बावजूद भी लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। जून के महीने में हम कोविशील्ड वैक्सीन के करीब 100 करोड़ डोज बनाने
माफ कीजिए 10 करोड़ डोज बनाने और सप्लाई करने में सक्षम होंगे। मई में हमारी उत्पादन क्षमता 6.5 करोड़ खुराक थी। कंपनी के डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स प्रकाश कुमार सिंह ने इस पत्र में लिखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमेशा से हमारे देश और दुनिया के नागरिकों की बड़े पैमाने पर कोरोना से सुरक्षा के बारे में फिक्रमंद रहा है। हमारे सीईओ अदार पूनावाला के नेतृत्व में हमारी टीम कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेहनत कर रही है। पहलवान सागर हत्याकांड में फंसे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर बड़े एक्शन की तैयारी है। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका लगा सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस सुशील कुमार पर मकोका के तहत में कार्रवाई करने की तैयारी में है। मकोका की कार्यवाही संगठित अपराध करने वालों पर होता है। मकोका लगने के बाद में सुशील कुमार को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। मकोका कानून इतना सख्त है कि इसके लगने के बाद सुशील कुमार को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। मकोका के बाद में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी के टॉप गैंगस्टर में शुमार काला जेठड़ी और नीरज बवाना के रिश्तों को लेकर सुशील कुमार की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। आरोप है कि सुशील इन दोनों गैंगस्टर्स को लोगों की हैसियत और उनके कामकाज की जानकारी देता था। पुलिस की माने तो सुशील की भूमिका पूर्व एमएलए रामवीर शौकीन की तरह थी, जो पर्दे के पीछे रहकर अपने गैंगस्टर भांजे नीरज बवाना के लिए काम कर रहा था। रामवीर शौकीन भी अभी जेल में है। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ये मामला निकलकर सामने आया है, वाकई कह सकते हैं काफी चौंकाने वाला ये मामला है, लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुशील पर जो दिल्ली की स्पेशल सेल है वो मकोका एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ एक्ट है ये? सुशील कुमार पर जिस तरह से उनसे पूछताछ की जा रही है तो कई सारे खुलासे लगातार सुशील कुमार पर होते जा रहे हैं। अभी नया चौंकाने वाला खुलासा ये सामने आया कि जो सुशील कुमार है वो जो गैंगस्टर काला जटेड़ी और नीरज भवन, ये दो जो गैंगस्टर है जो कि दिल्ली के काफी चर्चित और नामी गैंगस्टर है, इनके टच में था और बताया जा रहा है कि इनके लिए ये काम भी करता था। तो इस तरह से जब किसी अपराधी का गैंगस्टर से इन्वॉल्वमेंट होता है और वो भी गंभीर अपराधों में और विशेष जो गैंगस्टर होते हैं तो उस पर जो विशेष कानून होता है जिसको हम बोलते हैं मकोका, मकोका के तहत कार्रवाई ये होती है कि उस व्यक्ति की जो है जीवन भर जो है जमानत नहीं हो पाती, यानी कि उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ता है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि अब जो सुशील कुमार है उसके खिलाफ भी जो है मकोका जो कानून है उसके तहत कार्रवाई करने की कोशिश में है दिल्ली पुलिस। अगर ये कार्रवाई हो गई तो कह सकते हो कि जिंदगी भर सलाखों के पीछे सुशील कुमार को रहना पड़ेगा। अब तक की पूछताछ और जांच में ये सामने आया कि सुशील कुमार जो है वो गैंगस्टर काला जटेड़ी और नीरज के संपर्क में था। नीरज इन दोनों के लिए लगातार काम करता है। बताया ये भी जाता है कि जो व्यक्ति काफी ज्यादा अमीर होता है या उसका बैकग्राउंड अच्छा होता है उसकी जानकारी ये दोनों गैंगस्टर को देता था और दोनों गैंगस्टर उसे धमकाते थे और रंगदारी मांगते थे। और जो सुशील कुमार है उसने चित्रसाल स्टेडियम में जो है सागर पहलवान की हत्या कर दी थी और इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इससे पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसी जानकारी मिली है कि जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और काला जटेड़ी जो है ये दोनों मिलकर जो है काम करते हैं और दोनों ही गैंग का जो है काफी वर्चस्व है दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, ऐसे कई राज्यों में और देश के बाहर भी दोनों गैंगस्टर है जो है उसका वर्चस्व है। और इसी गैंग से जो है गैंग से ये जुड़ा हुआ है सुशील कुमार और इन दोनों के लिए काम भी करता था। कई सारे अभी सिर्फ एक हत्या के मामले में इसको पकड़ा गया है, लेकिन अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले एक खुलासा हुआ जिसमें एक छत्रसाल स्टेडियम के ठीक पास में एक किराने की दुकान चलाता है, उस व्यक्ति ने भी आरोप लगाया कि कुछ सालों पहले जो है जब वो अपने राशन की सामग्री के पैसे जो मांगने गया तब सुशील कुमार ने उससे भी गंभीर मारपीट की और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा भी कई सारे विवादों में सुशील कुमार पहले से रहा है। एक पहलवान को खाने के अंदर कुछ नशीली पदार्थ मिला गया जिससे उसका डॉप टेस्ट में वो फेल हो गया था और आगे ओलंपिक के लिए नहीं जा पाया था। तो वो भी एक गंभीर जो है उसमें मामले में ये लिप्त पाया गया था और हमेशा से विवादों में रहा है। और कई बार जो है इसने सुशील कुमार ने अपने कोच
और अपने साथियों की पिटाई भी की है। तो लगातार ये विवादों में रहा है, लेकिन इस बार जो है ये एक हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल, कुल मिलाकर दीपक कह सकते हैं कि एक साफ छवि और ओलंपिक पदक विजेता होने की नाते भी कह सकते हैं कि उनकी ओर से इस तरह की गतिविधियों को लगातार अंजाम दिया गया, क्योंकि एक होता है ना कि लोगों को इतना भरोसा होता है कि अपने देश के लिए किसी ने पदक लिया है, देश के लिए का नाम रोशन किया है, तो एक साफ छवि यहाँ पर बन जाती है, लोग रेस्पेक्ट करते हैं कि हमारे देश के लिए नाम रोशन यहाँ पर किया गया है। और उसकी आड़ में कह सकते हैं कि सुशील की ओर से लगातार इस तरीके के कामकाज जो है उनको यहाँ पर अंजाम दिया जाता था। जिस तरीके से आपने बताया कि ये पहला मामला निकलकर सामने आया है, और वो मामला है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कह सकते हैं सागर की हत्या हो गई थी, जिस वजह से मामला इतना जोर पकड़ता हुआ नजर आया। और भी बहुत सारे मामले निकलकर सामने आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब से आखिर ये चल रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोग भी अमीर होते हैं उनकी जानकारी वहां पर दी जाती है, तो कह सकते हैं कि वाकई और भी बहुत खुलासे हो सकते हैं। दीपक देखिए, बिल्कुल प्रीति, वाकई बहुत खुलासे हो सकते हैं। जो मैंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेरी और नीरज बलवान गैंग के लिए काम करता था, और इन दोनों को जो है सूचनाएं देता था कि दिल्ली के अंदर या पंजाब में, हरियाणा में कौन कौन से पैसों वाले व्यक्ति हैं जिनको परेशान करके रंगदारी मांग सकते हैं। इन गैंगस्टरों का मुख्य काम यही होता है। ये जो गैंगस्टर है वो फोन पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको जीना है तो आप हमें लाखों करोड़ रुपए दीजिए। इस तरह की काम इन गैंगस्टरों का होता है। ये सूचना जो है सुशील कुमार देता था, ये की पूछताछ में सामने आया है, और जो तीनों गैंगस्टर है उसके लिए काम करता था। और इसीलिए ऐसा मानते हैं सागर जो पहलवान है जिसकी हत्या की गई छत्रसाल स्टेडियम में, वो किसी अन्य गैंग का था, और सुशील कुमार जिसका विरोध और पंगा हुआ था, इसीलिए इसने अपनी गैंग, यानी कि जब सुशील कुमार जब सागर पहलवान को मारने गया था तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ सदस्यों को भी वहां पर लेके गया था, और उसके बाद गंभीर मारपीट की और मारपीट में वो मर गया। तो कह सकते हो कि कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। पिछला बैकग्राउंड सुशील कुमार का मैंने बताया कि हमेशा से विवादों में रहा है। कई बार जो है देश में ओलंपिक जो होते हैं देश के अंदर, उसमें भी कई बार बिना फाइट लड़े ये जीत गया था। और एक पहलवान है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने आरोप लगाया था कि जब वो सुशील कुमार से जब पहलवानी कर रहा था, कुश्ती कर रहा था, उसके सुशील कुमार के समर्थकों ने कहा था कि आपको सुशील कुमार से ये मैच हारना है, वरना आप आगे की फाइट कभी भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरह का गंभीर आरोप 2-3 साल पहले उस पहलवान ने भी लगाया था कि उनको जान से मारने की धमकी थी। चलिए दीपक, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।